नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे प्ले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पहली बार पढ़ने में या देखने में काफी सररियल लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही दर्दनाक और गहरी है। इमेजिन करिए एक ऐसे शहर को जहां एक एक करके सभी लोग राइनासोरस यानी कि गेंडे बनते जा रहे हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 1959 में जब यूजीन यूनेस्को ने अपना ये मास्टरपीस राइनासोरस लिखा तो उनका मकसद कोई फैंटेसी स्टोरी सुनाना नहीं था। वो दरअसल हमें एक ऐसी मेंटल इलनेस के बारे में वार्न कर रहे थे जो पूरे समाज को रैट रेस में बदल सकती है। इस प्ले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्लेराइट की अपनी लाइफ के अंदर। यूजीन यूनेस्को का जन्म रोमानिया में हुआ था। उनके फादर एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे जो हर आने वाली नई पावर के साथ खुद को ढाल लेते थे। वहीं उनकी मदर एक ज्यूइश डिसेंट से थी। ये जो फैमिली के अंदर का टेंशन था, एक तरफ एडाप्टेशन और दूसरी तरफ आइडेंटिटी का खतरा, इसी ने यूनेस्को के मन में पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेकर एक डिस्ट्रस्ट पैदा किया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग अपने ही वैल्यूज को बिट्रे कर देते हैं सिर्फ कलेक्टिव ऑर्डर का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इस प्ले की असली इंस्पिरेशन आती है बुखारेस्ट से। यूनेस्को ने देखा कि उनके सबसे काबिल और ब्रिलियंट दोस्त इंटेलेक्चुअल्स काफी सारे धीरे धीरे फेसिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकने लगे हैं। रोमानिया में उस वक्त एक ग्रुप था जिसे आयरन गार्ड कहा जाता है। यूनेस्को ने इस प्रोसेस को एक मेंटल म्यूटेशन कहा। उन्होंने नोटिस किया कि उनके दोस्त पहले सिर्फ कुछ स्लोगन्स रिपीट करते थे, फिर उनकी लॉजिक बदलने लगी और कुछ ही हफ्तों में वो बिल्कुल अजनबी बन गए। वो उनके लिए राइनोसोरस बन चुके थे जिनसे अब कॉमन लैंग्वेज में भी बात करना बिल्कुल नामुमकिन था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब यूनेस्को फ्रांस वापस आए तो वहां उन्होंने एक नया नजरिया देखा। पेरिस के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज का डोमिनेंस था। हालांकि फेसिज्म और मार्क्सिज्म अपोजिट्स लगते हैं, यूनेस्को ने दोनों में वही एक पैटर्न देखा, कन्फर्मिटी। उनका मानना था कि चाहे आइडियोलॉजी कोई भी हो, अगर वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कुचलती है तो वो राइनोसोराइटिस ही है। इसी दौरान थ्रेटर ऑफ एब्सर्ड का जन्म हुआ। यूनेस्को सैमुअल बेकेट के साथ मिलकर थिएटर की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। वो वेल मेड प्लेस को रिजेक्ट करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लाइफ लीनियर या फिर लॉजिकल नहीं होती। उनके लिए लैंग्वेज और लॉजिक अक्सर सच्चाई को छुपाने के टूल्स बन जाते हैं। इसलिए राइनोसोरस में हम देखते हैं कि जब लोग बीस्ट में बदलते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी टूटने लगती है और एंड में सिर्फ एक शोर या ट्रम्पेटिंग रह जाती है। तो ये था इस प्ले का डार्क और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसने इस प्ले को जन्म दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कैसे होता है। एक मामूली टाउन स्क्वायर में अचानक से एक गेंडा कहाँ से आ जाता है और लोग उसे देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंटेक्स्ट के बाद अब वक्त है प्ले की सररियल कहानी को एक्ट बाय एक्ट समझने का। प्ले शुरू होता है एक टिपिकल शांत संडे की दोपहर में, एक छोटे से फ्रेंच प्रोविंशियल टाउन के स्क्वायर में। हमें मिलवाया जाता है दो दोस्तों से, जीन और ब्रेंजर। जीन एकदम परफेक्ट है, सूट टाई पहने हुए है और डिसिप्लिन का पक्का है। वहीं ब्रेंजर थोड़ा सा मेसी है, उसने शेव नहीं कर रखी और एकदम थकावट से भरा हुआ है, जो अपनी बोरिंग लाइफ से बचने के लिए अल्कोहल का सहारा लेता है। दोनों कैफे में बैठे होते हैं जब अचानक एक भयंकर आवाज आती है। एक राइनोसोरस तेज रफ्तार में शहर के बीच निकल जाता है। लोग शॉक्ड हैं, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब है। वो डरने की जगह इस बात पर डिबेट करने लगते हैं कि वो गेंडा एशियाटिक है या फिर अफ्रीकन है। यानी कि एक खतरनाक बीस्ट उनके सामने है, पर लेकिन वो फिजूल की बातों में उलझे हुए हैं। इसी दौरान हमें मिलवाया जाता है एक लॉजिशियन से। वो लॉजिक का इस्तेमाल करके अजीब कंक्लूजन्स निकालता है, जैसे ऑल कैट्स डाई, सॉक्रेट्स इज डेड, देयरफॉर सॉक्रेट्स इज अ कैट। यूनेस्को यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल्स अक्सर रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इलॉजिकल रीजनिंग्स में वक्त बर्बाद करते हैं। एक्ट के एंड में एक और गेंडा निकलता है और एक हाउसवाइफ की बिल्ली को कुचल देता है। शहर में गम का माहौल आता है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह एक्ट टू में ब्रेंजर अपने ऑफिस पहुंचता है। यहाँ उसका कलीग बॉर्टाट, जो कि एक स्टॉन्च मार्क्सिस्ट है, कहता है कि गेंडे वाली बात सिर्फ एक हॉक्स है, यानी कि एक अफवाह है। लेकिन तभी मिस ब्यूफ वहां भागी भागी आती हैं और बताती हैं कि उनके हस्बैंड एक गेंडे में बदल चुके हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। ये सीन क्रिटिकल है क्योंकि अब राइनोसोराइटिस एक पब्लिक क्यूरियोसिटी से प्राइवेट ट्रेजेडी बन जाती है। मिसेस ब्यूफ अपने हस्बैंड की पीठ पर बैठकर चली जाती हैं। ये दिखाता है कि लोग ब्लाइंड लॉयल्टी में कैसे बीस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
लेकिन इस एक्ट का सबसे बड़ा मोमेंट तब आता है जब ब्रेंजर अपने दोस्त जीन से मिलने जाता है। हम जीन को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखते हैं। मैं बता दूं आपको, ये एक प्ले है, तो जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसका वॉइस एकदम हार्श होने लगता है, स्किन ग्रीनिश होने लगती है, और उसके माथे पर एक बम्प आता है, यानी कि एक सींग निकल आता है। जीन जो पहले मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात करता था, अब कहता है ह्यूमनिज्म इज डेड, वी मस्ट गेट बैक टू नेचर। वो पूरी तरीके से गेंडा बन जाता है और अपने ही दोस्त ब्रेंजर पर अटैक भी करता है। फाइनल एक्ट में शहर में अब गेंडों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्रेंजर अपने कमरे में बंद है, बहुत पैरानॉइड है कि कहीं वो भी गेंडा ना बन जाए। उसका कलीग डुडार्ड उससे मिलने आता है। डुडार्ड एक लिबरल अपॉर्चुनिस्ट की तरीके से एक्ट करता है। वो कहता है कि गेंडा बनना शायद एक नेचुरल डिसीज है और हमें इसके साथ एक्लिमेट, यानी कि उसके साथ अपने आप को ढाल लेना चाहिए। धीरे धीरे डुडार्ड भी झुंड का हिस्सा बन जाता है और गेंडा बन जाता है। अब सिर्फ ब्रेंजर और डेजी बचे हैं, जिसे कि वो पसंद करता है, मतलब डेजी को ब्रेंजर पसंद करता है। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा इंसान रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर में डेजी का दिल भी बदलने लगता है। उसे गेंडों की आवाज अब मेलोडियस लगने लगती है, यानी एकदम संगीत जैसी लगने लगती है। वो कहती है कि गेंडे ही असली लोग हैं और वो खुश हैं। डेजी भी उसे छोड़कर चली जाती है और एक गेंडे में तब्दील हो जाती है। ब्रेंजर अब बिल्कुल अकेला है। वो मिरर में देखता है और उसे अपनी ह्यूमन शक्ल थोड़ी सी अगली, यानी बदसूरत लगने लगती है। वो कोशिश करता है कि गेंडों की तरह आवाज निकाले, पर वो नहीं कर पाता। एक मोमेंट के लिए वो टूट जाता है, लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर एक मॉरल मेटामॉर्फोसिस होती है। वो अपनी बंदूक उठाता है और चिल्लाता है, आई एम नॉट कैप्टुलेटिंग, यानी मैं सरेंडर नहीं करूंगा। प्ले इसी पावरफुल नोट पर खत्म हो जाता है। तो ये थी राइनोसोरस की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ कन्फर्मिटी इंसान को जानवर बना देती है। लेकिन दोस्तों, इस प्ले के हर कैरेक्टर और हर सिंबल के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। अब तक हमने देखा कि कैसे एक पूरा शहर धीरे-धीरे इंसानियत छोड़कर बीस्ट बनता जा रहा था। पर दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वो गेंडे कैसे बन रहे थे, बल्कि सवाल ये है कि वो गेंडा बनना चाह क्यों रहे थे। यूजीन यूनेस्को ने इस प्ले में कुछ ऐसे थीम्स बुनाए हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने कि 1959 में थे। इस प्ले का सबसे बड़ा थीम है कन्फर्मिटी, यानी भेड़चाल। यूनेस्को दिखाते हैं कि राइनोसोराइटिस कोई बीमारी नहीं बल्कि एक चॉइस है। लोग राइनोसोरस इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अलोननेस, यानी अकेलेपन से डरते हैं। जीन जैसे कैरेक्टर इसलिए बदलते हैं क्योंकि उन्हें ब्रूट स्ट्रेंथ और पावर का नशा है। वहीं बॉटार्ड जैसे लोग इसलिए बदलते हैं ताकि वो मूव विद द टाइम्स कर सकें, यानी वक्त की धारा के साथ बह सकें। इस सबके बीच ब्रेंजर बचा रह जाता है क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्ट है। वो मेसी है, फ्लॉड है, पर लेकिन वो अपना है। प्ले हमें ये सिखाता है कि जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हमारी अपनी आइडेंटिटी हम खो देते हैं। तभी असली मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है। दूसरा बड़ा थीम है द कोलैप्स ऑफ लैंग्वेज एंड लॉजिक। यूनेस्को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के किंग माने जाते हैं, और इस प्ले में वो दिखाते हैं कि कैसे लॉजिक का गलत इस्तेमाल करके भी गलत बात को सही ठहराया जा सकता है। याद करिए उस लॉजिशियन को जो कहता है सॉक्रेट्स इज अ कैट। ये सुनने में तो फनी लगता है, पर इसका मैसेज बहुत ही डार्क है। जब कोई टोटेलिटेरियन आइडियोलॉजी आती है तो वो ऐसे ही फॉल्टी लॉजिक्स और क्लीशेस का सहारा लेती है ताकि वो लोगों के दिमाग को बदल सके। एक्ट 3 तक आते आते हम देखते हैं कि इंसानी लैंग्वेज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। डेजी को गेंडों का चिल्लाना संगीत लगने लगता है। जब हमारी रीजनिंग मर जाती है, तब हमारी इंसानियत भी मर जाती है। दोस्तों, यूनेस्को ने खुद रोमानिया में आयरन गार्ड का राइज देखा था। इसलिए राइनोसोरस दरअसल एक एलेगरी है फेसिज्म और नाजिज्म के लिए। प्ले एक बहुत ही सटल सिंबल यूज करता है, गेंडों की ग्रीन स्किन। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये उन ग्रीन शर्ट्स की तरफ रेफरेंस है जो रोमानियन फेसिस्ट पहना करते थे। यूनेस्को दिखाते हैं कि मास हिस्टेरिया में लोग कैसे वायलेंट बन जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है। डेजी का ये कहना कि दे आर लाइक गॉड्स, यानी वो भगवान की तरह है, वही ऑब्सेशन दिखाता है जो लोग अक्सर पावरफुल डिक्टेटर्स के लिए महसूस करते हैं। फाइनल थीम आता है ब्रेंजर के कैरेक्टर से, एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रेंजर कहता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब है कि हम दुनिया में सिर्फ जन्म लेते हैं, पर लेकिन हम इंसान अपने चॉइसेस से बनते हैं। पूरे प्ले में ब्रेंजर एपेथेटिक और सुस्त होता है, पर एंड में वही सबसे बड़ा हीरो बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विल पावर है रेजिस्ट करने की। उसका आखिरी डायलॉग है, आई एम द लास्ट मैन लेफ्ट एंड आई एम स्टेइंग दैट वे अंटिल द एंड।
ये एक सेलिब्रेशन है इंसानी स्पिरिट की जो मौत और आइसोलेशन के डर से भी ऊपर है। तो दोस्तों ये था राइनोसोरस प्ले का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस। हमने थीम समरी सब कुछ देखा। तो अगली बार जब आप भी किसी ट्रेंड को देखें तो आप उसको देखकर एनालाइज करें कि कहीं ये ट्रेंड आपसे आपकी इंडिविजुअलिटी तो नहीं छीन रहा है, कहीं आप भी रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। अगर इस प्ले से आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इनसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।